देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल वैन चालकों ने परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांधी पार्क में बड़ी संख्या में वैन चालक एकत्र हुए और अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क में स्कूल वैन चालक एकजुट हुए। इस दौरान वैन चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। वैन चालकों का कहना है कि वे बैंकों से ऋण लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। चालकों ने बताया कि उन्हें साल भर टैक्स, परमिट फीस, इंश्योरेंस और बैंक की किस्तें चुकानी पड़ती हैं। साथ ही अपने बच्चों की स्कूल फीस भी 12 महीने भरनी होती है। ऐसे में अभिभावकों से 12 महीने का शुल्क लेना उनकी मजबूरी है। अगर परिवहन विभाग द्वारा इसी तरह उत्पीड़न जारी रहा तो स्कूल वैन चालक चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और परिवहन विभाग के कार्यालय का घेराव भी करेंगे। वैन चालकों की इस चेतावनी के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में ये मामला और गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन की तरफ से जो आज ये बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, उसमें सभी स्कूल वैन चालक जो स्कूलों से बच्चों को लाने जाने का काम वैन में करते हैं, वो सब लोग आज एकत्र हुए हैं। एक तो हमारा क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम लोग गंभीर रहते हैं। तो हमने सभी से आग्रह किया है गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड किट रखी जाए, गाड़ी के अंदर सीज़फायर रखा जाए, गाड़ी के अंदर जो है कोई भी गाड़ी गैस से संचालित ना की जाए, और साथ में जो है आप बच्चों की लॉग बुक, जिसके अंदर बच्चे का नाम, बच्चों का जो है पेरेंट्स का नाम, उनका पता जो है वो छपा होना चाहिए। और साथ ही जो है आप अपने उस अभिभावकों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने बना रखा है, तो जब भी आप स्कूल से बच्चों को लेकर चले तो जो है आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी लाइव लोकेशन डालें, ताकि बच्चों को, अभिभावकों को पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ और किस रूट पे इस समय हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक नई व्यवस्था भी हमने यहाँ पे शुरू करी है। साथ ही जो है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये विषय है, और लगभग पहले भी कई बार 2-3 बार ये विषय आ चुका है कि स्कूल वैन चालक जो है 11 महीने की फीस की जगह जो है 12 महीने की जो है बच्चों के लाने ले आने का जो है वो चार्ज करते हैं। और इसमें यह है कि भाई जो है 11 महीने की फीस लेनी चाहिए, 12 की क्यों लेते हैं। तो मेरा आज परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी ये पूछना है कि भाई आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप 12 महीने की फीस वहां पर देते हो, आप खुद स्वयं 12 महीने की तनख्वाह लेते हो, आप हमसे जो टैक्स, जो स्कूल वाहन चालकों को जो टैक्स लेते हैं वो भी आप पूरे 12 महीने का लेते हो, जिसके अंदर आपका रोड टैक्स हो गया, आपका परमिट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपकी फिटनेस होगी, आप ये सब 12 महीने लेते हो। तो आप किस प्रकार आप ये बोल रहे हैं कि हमें 11 महीने की जो है फीस लेनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल वैन जो चलाते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी जो है 12 महीने के स्कूल में फीस दे रहे हैं, बिजली पानी 12 महीने का दे रहे हैं, हाउस टैक्स 12 महीने का दे रहे हैं, रोड टैक्स 12 महीने का दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये एक नई सी बात निकल के आ रही है कि जो है स्कूल वैन वाले जो है 11 महीने की फीस की जगह जो है 12 महीने की ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा परिवहन विभाग के अधिकारियों से ये आग्रह है, और उनको जो है स्पष्ट भी है कि यदि आप 11 महीने का जो है हमसे टैक्स वसूलते हैं, 11 महीने का रोड टैक्स लेते हैं, 11 महीने परमिट लेते हैं, 11 महीने की इंश्योरेंस की व्यवस्था देते हैं, और हमारे सभी स्कूल वैन चालकों के बच्चों की फीस भी जो है 11 महीने के स्कूलों से कराया था, तो हम भी 1 महीने का छोड़ने के लिए तैयार है। यदि आप ये नहीं करा सकते तो आपको ये बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है कि जो है हमारे जो स्कूल वैन चालक हैं वो 11 महीने की फीस ले। तो इसलिए जो है आज ये सब लोग हम लोग यहाँ पे कहते हैं, यदि इस तरीके के बेवजह की जो है बातें हमारे पास थोपी गई तो निश्चित रूप से जो है लड़ाई अब की बार आर पार की होगी। चाहे हमें जो है परिवहन अधिकारी को घेरना पड़े, चाहे हमें परिवहन मंत्री जी के पास जाना पड़े, लेकिन हम तो विषय पे शांत बैठने वाले हैं। और ये बेवजह के जो ये हमारे ऊपर जो नए जो नियम थोपने की कोशिश करें, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच अब सवाल भी उठने लगे हैं। पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने यात्रा की व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन जहां एक और श्रद्धालुओं के स्वागत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। यात्रियों के स्वागत की बात तो हो रही है, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मनोज रावत ने खास तौर पर यात्रा मार्ग पर जरूरी सुविधाओं की कमी को उजागर किया। उनका आरोप है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो कई होटल और ढाबे बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। ऐसे हालात में सबसे बड़ी चिंता ये है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन इन समस्याओं का समाधान कर पाता है या नहीं, क्योंकि हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल होते हैं और उनकी सुविधा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
मैं अभी 3 दिन पहले मैं वहाँ से उतरा हूँ। आधे रेस्टोरेंट हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यात्रा ही पे सब कुछ चल रहा है, हमारे यहाँ टूरिज्म पे भी चलता है और विंटर टूरिस्टों की संख्या बहुत अच्छी अब हमारे यहाँ है चोपता के कारण। तो मैं देख रहा था कि उस रास्ते पर जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं वो सबके लगभग खाली हो चुके हैं और कॉमर्शियल सिलेंडरों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो पहला जिला प्रशासन को नहीं, ये राज्य सरकार को भी इस चीज़ पर साफ साफ करना चाहिए कि जो, क्योंकि ईंधन के साधन में अब, इसलिए मैं देख रहा हूँ 10 साल से अब कॉमर्शियल सिलेंडर ही अब ईंधन का साधन है खाना बनाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट में। उसके अलावा बहुत कम, बहुत दूरस्थ स्थानों पर होंगे कि जहाँ लकड़ी का प्रयोग होता है, या मिट्टी तेल तो अब लोगों ने, नई पीढ़ी ने 10-12 साल से देखा ही नहीं है। तो कैसे इसकी सप्लाई होगी? पहला तो ये कारण है, क्योंकि अगर पेट्रोल, डीजल और जो कुकिंग गैस है, हमारा कॉमर्शियल सिलेंडर या घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर है, अगर इसकी सप्लाई चरमरा गई तो आपके पास यात्री नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर पर विधायक कह रही हैं, जिला प्रशासन कह रहा है कि साहब केदारनाथ यात्रा में बहुत कुछ कर दिया है। मैं एक कंपोनेंट बोल रहा हूँ, केदारनाथ में 5-6 हज़ार खच्चर घोड़े चलते हैं। ऑफिशियली इतने होते हैं, कभी कभी अनऑफिशियली संख्या बढ़ जाती है, और 2 साल से उनका इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। और एक बहुत ताजुब की मैं बात बता रहा हूँ कि ये रुद्रप्रयाग जिले में ये प्रक्रिया है कि घोड़े खच्चर से मिलने वाला जो रेवेन्यू है, पिछले कई सालों से उच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देकर के, जबकि उस आदेश में कहीं कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के ऑर्डर हैं और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि साहब इसको जिला पंचायत से लेकर के जिला प्रशासन ने खाता खोला। अब ताजुब की बात क्या है कि उस खाते में पिछले 10 सालों से 40 करोड़ 35 लाख रुपया कटा, और यानी रुद्रप्रयाग जिले के घोड़ा खच्चर संचालकों ने पिछले 10 साल में 40 करोड़ 35 लाख रुपया कमा करके सरकार को दिया। सरकार मतलब जिला प्रशासन को दिया। अब उसका खर्चा अगर आप देखेंगे, अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किसी को रुचि हो तो मैं उसको भी शेयर कर सकता हूँ, तो उन खर्चों को देख करके आप ताजुब करेंगे कि घोड़े खच्चरों पर तो 20-25 लाख भी खर्च नहीं हुआ। आज संकट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो 80%, पहले जब बीमा होता था 80% केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलती थी, वो योजना बंद हो गई है या कह रहे हैं रीऑर्गेनाइज हो गई, लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हमारे घोड़े खच्चरों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो 80% है उस अकाउंट्स में से तो दे दो। वो देने का भी साहस नहीं हो रहा है। प्रभारी मंत्री भगोड़ा साहब जो हैं, पशुपालन मंत्री भी, वो जा करके घोषणा तो कर रहे हैं, वो कई घोषणाएं कर चुके हैं, हवाई घोषणाएं उनकी पिछले बार भी हुई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनकी मैं इन सब के संज्ञान में डाल चुका हूँ। प्रभारी मंत्री जी से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन विधायक जी को भी मैं पर्सनली बता चुका हूँ कि विधायक जी हम विरोधी नहीं करते हैं, तरीका भी बताते हैं। तरीका ये है कि हमारे लोगों ने कमा के दिया, इस पैसे को खर्च करने का अधिकार जब जिलाधिकारी और 2-3 अधिकारी मिल करके निर्दयता पूर्वक, अगर उस सूची को देखेंगे आप तो निर्दयता पूर्वक खर्च हुआ है, तो क्या 1 करोड़ 40 लाख रुपया आप हमारे उन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी सामर्थ्य से ये 40 करोड़ 35 लाख इकट्ठा किया, उनको 1 साल का तो दे ही सकते हैं। अभी तक के निर्णय नहीं हुआ है। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर ये खबर बाहर जाती है और वो देखते हैं, उनसे ये आग्रह करता हूँ कि भाई हम विपक्ष के रूप में विरोधी नहीं करते, तरीका भी बताते हैं।